शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कक्षा 12वीं के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, उपसहसंयोजी यौगिक के बारे में। उपसहसंयोजी यौगिक का अध्ययन किया जाता है उपसहसंयोजी रसायन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत किया जाता है? उपसहसंयोजी रसायन के अंतर्गत। बहुत ही ज्यादा एमपी चैप्टर है। सबसे ज्यादा इसमें फेमस क्वेश्चन जो आता है वो नामकरण के ऊपर आता है, दूसरा आता है इसके समावयवता के ऊपर। ठीक है, इसी के साथ हम लोग इसमें वीबीटी थ्योरी का फिर से अनुप्रयोग देखेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही साथ सीएफटी थ्योरी क्या होता है, सीएफटी थ्योरी क्या होता है, वर्नर का उपसहसंयोजक सिद्धांत क्या था, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि उपसहसंयोजी यौगिक क्या होता है। इससे जानने से पहले उपसहसंयोजी रसायन क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। क्लियर है कि नहीं? चलो भाई, तो सबसे पहला टॉपिक लिखो उपसहसंयोजी रसायन। उपसहसंयोजी रसायन, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होता है, ध्यान से समझना। उपसहसंयोजी रसायन रसायन विज्ञान का वह शाखा है जहां पास उपसहसंयोजी यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? उपसहसंयोजी यौगिक का। उपसहसंयोजी यौगिक का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? उपसहसंयोजी यौगिक का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है ना। उपसहसंयोजी यौगिक जो रहते हैं, ठीक है ना, ध्यान से समझना। उपसहसंयोजी यौगिक जो रहते हैं जब इनका निर्माण होता है ना, तो ये सामान्य संयोजकता बंध नियम का पालन नहीं करते। संयोजकता बंध नियम का पालन नहीं करते, पालन नहीं करते। जैसे कि हम लोग क्या समझते हैं कि एक कंपाउंड है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कितना बॉन्ड बनेगा? एक। या तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, या तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, या तो आपका कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? आपका उपसहसंयोजी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। क्लियर है कि नहीं? लेकिन ये ऐसा ध्यान से समझना, ये उपसहसंयोजी यौगिक है, इसका पूरा एक अलग ही केमिस्ट्री चलता है। वो तीनों प्रकार का बॉन्ड शो कर सकता है एक ही यौगिक। आयनिक बंध भी बता सकता है, वही आपका संयोजक क्या बोलते हैं जी, सहसंयोजी बंध भी दिखा सकता है, और वही क्या आपका उपसहसंयोजी बंध भी दिखा सकता है। क्लियर है कि नहीं? तो पहले नॉर्मली परिभाषा दे सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कैसे कहते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उपसहसंयोजी यौगिक का अध्ययन किया जाता है। उपसहसंयोजी यौगिक को ही हम लोग संकुल यौगिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संकुल यौगिक या संकर यौगिक। क्या बोला जाता है? संकर यौगिक। क्लियर है ना। या जटिल यौगिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जटिल यौगिक। बहुत सारा नाम बता दिए ना, ठीक है, ऐसा याद रख लेना। जटिल यौगिक या संकुल यौगिक या उपसहसंयोजी यौगिक। ठीक है, इन सब का क्या होता है, ध्यान देना, इन सब का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। उपसहसंयोजी यौगिक या जटिल यौगिक का जो निर्माण होता है सामान्य संयोजकता बंध सिद्धांत के नियम के अनुसार होता नहीं है। क्लियर है नहीं? तो इनका निर्माण कैसे होता है, अब इसके बारे में बात करते हैं। यहां तक क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान समझना, एक टॉपिक दिया जाता है आणविक यौगिक या योगशील यौगिक किसे कहते हैं। हेडिंग डालो, आणविक यौगिक या योगशील यौगिक। आणविक यौगिक या फिर क्या बोल रहा हूं मैं, योगशील यौगिक। योगशील यौगिक, ध्यान समझने का कोशिश करना। जब दो या दो से अधिक सामान्य लवण को, ठीक है ना, जब दो या दो से अधिक सामान्य लवण को एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे और निश्चित अनुपात में मिला करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो ये जो नया यौगिक रहता है, ये जो हमारा नया यौगिक रहता है, इसका गुण जिनसे मिलकर के वो बना है उससे क्या रहता है? टोटल डिफरेंट रहता है। क्लियर है कि नहीं? जैसे कि दूध का प्रॉपर्टी अलग है, ठीक है, पानी का प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन दोनों को मिला दिए क्या बन गया? चाय। चाय का प्रॉपर्टी इन दोनों से क्या है? अलग है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ऐसा ही समझने का कोशिश करना, जब दो या दो से अधिक लवणों को निश्चित अनुपात में क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। और ध्यान समझना, जल में घोलेंगे और जल में घोल करके उसका विलयन प्राप्त करेंगे, फिर विलयन का क्या करेंगे हम लोग? क्रिस्टलन करेंगे, तो नए यौगिक का क्रिस्टल मिलेगा। ध्यान से समझने का कोशिश करना। तो जो नया यौगिक रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आणविक यौगिक। क्या बोलते हैं? आणविक यौगिक। समझने का कोशिश करो। जैसे कि K2SO4 है, पोटेशियम सल्फेट, इसमें मिलाया किसको? Al2SO4 को, एल्यूमिनियम सल्फेट को, और किसको मिला दिया मैं? इसको किसमें घोल दिया? जल में। किसमें घोल दिया? जल में। निश्चित अनुपात में लिया हूँ, ठीक है ना। मैं क्या किया? K2SO4 Al2SO4 ये लवण है, इनको एक निश्चित अनुपात में लिया और किसमें घोल दिया? जल में। जल में घोलूंगा तो ध्यान समझना, K2SO4 इंटू प्लस की है उसको बस क्या कन्वर्ट करना? इंटू में। K2SO4 इंटू Al2SO4 कितना? 3 इंटू 24H2O, इसका निर्माण होगा। क्लियर है कि नहीं?
पानी में घुला है, पानी में घुला है, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? क्रिस्टल में। किस में कन्वर्ट कर लेंगे? क्रिस्टल में। ये जो क्रिस्टल मेरे को प्राप्त होगा, इसका जो गुण है, इसके गुण से, इसके गुण से, इसके गुण से टोटल क्या होगा? डिफरेंट होगा। जिनसे मिलकर के ये बना है उनसे थोड़ा सा भिन्न प्रॉपर्टी शो करेगा। क्लियर है? तो ऐसे यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं? आणविक यौगिक या योगशील यौगिक। क्या बोलते हैं? आणविक यौगिक या योगशील यौगिक। ये जो फॉर्मूला दिया है ये है आपका फिटकरी का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला फिटकरी का, और इसी को बोला जाता है पोटास एलम। क्या बोलते हैं? पोटास एलम। क्या बोलते हैं? पोटाश एलम। क्लियर है कि नहीं? या इसी का नाम क्या हो सकता है? पोटेशियम सल्फेट। ठीक है ना, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या हो सकता है? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। यहाँ तक क्लियर है नहीं? K2SO4 इंटू Al2SO4 इंटू 24H2O। जल्दी लिखो। यहाँ तक क्लियर है? ये पहला उदाहरण हो गया आपका फिटकरी या पोटास एलम। किसका उदाहरण हो गया? ये आणविक यौगिक या योगशील यौगिक का। एक दूसरा उदाहरण देखो, ये हो गया ना, लिख लिए। दूसरा देखिए क्या, ठीक है। दूसरा उदाहरण है आपका मोहर लवण का। किसका? मोहर लवण। FeSO4, ठीक है, प्लस NH42SO4, ठीक है, प्लस 6H2O। क्या बनाएगा? चलो बताओ। FeSO4 इंटू NH42SO4 इंटू 6H2O। जहाँ जहाँ पास प्लस है उसको जस्ट क्या करना? इंटू कर देना। क्लियर है ना? ये क्या बना? फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या बना? फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, इसको क्या बोला जाता है? मोहर लवण। क्या बोलते हैं? मोहर लवण। तो दो फॉर्मूला हम हमेशा दिमाग में छाप के रखना है। पहला तो पोटास एलम का K2SO4 इंटू Al2SO4 का 3 इंटू 24H2O, और दूसरा क्या याद रखना है? FeSO4 NH42SO4 इंटू 6H2O। क्लियर है? एक पोटास एलम और दूसरा क्या है? फेरस अमोनियम सल्फेट। क्लियर है? तीसरा एक और याद रख सकते हो, KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2O। ठीक है ना? ये सभी लवण है। ठीक है, इन लवण को हम लोग निश्चित अनुपात में मिलाएं। निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो KCl इंटू MgCl2 इंटू क्या हो जाएगा? 6H2O। इसको क्या बोलूँगा मैं? कार्नेलाइट। क्या बोलते हैं? कार्नेलाइट। क्या बोला जाता है? कार्नेलाइट। इस कार्नेलाइट का गुण इससे 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 टोटली क्या होगा? डिफरेंट होगा। क्या होगा? डिफरेंट होगा। समझ आया कि नहीं? तो ऐसे यौगिक जिनका गुण रचक यौगिकों से, जिनसे इनका रचना हुआ है, उनसे क्या होता है? भिन्न होता है, उसे क्या बोला जाता है? आणविक यौगिक या योगशील यौगिक। क्या बोला जाता है? आणविक यौगिक या योगशील यौगिक। 3 ठोक हो गया। चौथा देखो तो Fe, ध्यान से समझना ना, FeCN2 प्लस 4Kc, ध्यान से समझना, 4KCN, तो ये बन जाएगा K4 FeCN6। K4 FeCN6 क्या बन गया? K4 FeCN6 पोटेशियम। ठीक है ना? क्या नाम हो जाएगा इसका? पोटेशियम फेरोसैनेट। क्या नाम हो जाएगा? पोटेशियम फेरोसैनेट। ठीक है ना? पोटेशियम पोटेशियम फेरोहेक्सासाइनेट या पोटेशियम फेरोसाइनेट। क्या हो जाएगा? पोटेशियम फेरोसाइनेट। क्लियर है कि नहीं? तो आणविक यौगिक का कितना उदाहरण दिया मैं? टोटल 4। सबसे पहला उदाहरण कौन सा वाला दिया हूं? चलो बताओ तो। सबसे पहला उदाहरण क्या था? पोटास एलम। फॉर्मूला बताओ। K2SO4 प्लस Al2SO4 कितना? 3। कितना H2O? 24। ये क्या बना? K2SO4 इंटू Al2SO4 कितना है? 3 इंटू 24H2O। इसको क्या बोलते हैं? पोटास एलम। क्या बोलते हैं? पोटास एलम। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान से समझने का कोशिश करना। एक बार फिर से इसका परिभाषा देखते हैं, फिर इसका हम लोग प्रकार बताएंगे। आणविक यौगिक या योगशील यौगिक किसे कहते करके कोई पर में क्वेश्चन आया। ठीक है, तो आणविक यौगिक या योगशील यौगिक वे यौगिक होती हैं जो कि विभिन्न लवणों को निश्चित अनुपात में मिला करके हमको जल में घोल करके हमको प्राप्त होते हैं।
ये जो यौगिक हमको प्राप्त होते हैं जब इनका पुनः क्रिस्टलन किया जाता है, ठीक है ना, जब इनका पुनः क्रिस्टलन किया जाता है तो जो यौगिक प्राप्त होता है उनका गुण जिनसे मिलकर के वो बना है, यानी कि अपने रचक लवणों से क्या होता है, भिन्न होता है। क्या होता है, भिन्न होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? मतलब ये जो टोटल K2SO4 Al2SO4 × 24H2 है, इसका गुण इसके गुण से इसके गुण से इसके गुण से क्या होगा, टोटली डिफरेंट होता है। क्या होता है, डिफरेंट होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब ये जो आणविक यौगिक होता है या योगशील यौगिक होता है, इसको हम लोग कितने प्रकार में डिवाइड करते हैं, 2 प्रकार में। कितने प्रकार में डिवाइड करते हैं, 2 प्रकार में। एक होता है द्विक लवण, क्या होता है, द्विक लवण, और एक होता है आपका उपसहसंयोजी यौगिक। क्या होता है, उपसहसंयोजी यौगिक। क्लियर है कि नहीं? शुरुआत का जो 3 ठोक है वो क्या है, आपका द्विक लवण है। मैं ऐसे करके याद करवा देता हूँ, अलग से एग्जाम्पल ही नहीं याद करवाऊंगा। देखो तीनों एग्जाम्पल याद हो गया। ये किसका उदाहरण रहेगा, द्विक लवण का। और ये किसका उदाहरण कर लोगे, चौथा को, उपसहसंयोजी यौगिक। उपसहसंयोजी यौगिक। अब दोनों क्या होता है इसके बारे में बात करें क्या? क्लियर है कि नहीं? पहले तो आणविक यौगिक सबको समझ आ गया है। अलग अलग लवण है, उसको निश्चित अनुपात में जल में क्या कर दिए, घोल दिए। जल में घोले तो जो क्रिस्टल प्राप्त हुआ उसका हम लोग क्या किए, निर्जलीकरण के लिए सुखा दिए। तो हमको क्या हुआ, एक नया यौगिक प्राप्त हुआ। ये जो नया यौगिक है इसका जो गुण है जिनसे मिलकर के बना है उनसे क्या होता है, टोटली डिफरेंट होता है। क्या होता है, डिफरेंट। अभी कितने प्रकार का होता है बोल रहा हूँ मैं, आणविक यौगिक 2 प्रकार का। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। पहला होता है द्विक लवण और दूसरा होता है उपसहसंयोजी यौगिक। क्या होता है, उपसहसंयोजी यौगिक। तो सबसे पहले बात करते हैं द्विक लवण क्या है। सबसे पहले बात करते हैं द्विक लवण क्या है। ठीक, ध्यान से समझना। ऐसे यौगिक जिनका अस्तित्व तो ठोस अवस्था में है। कौन सा अवस्था में है, ठोस अवस्था में। लेकिन विलयन अवस्था में जैसे ही ये जाएगा, कौन सा अवस्था में जाएगा, विलयन अवस्था में, तो आसानी से क्या हो जाएगा, आयन में विभक्त। आयन में क्या हो जाएगा, विभक्त। क्लियर है कि नहीं? ध्यान से समझना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विक लवण। क्या बोलेंगे, द्विक लवण। क्लियर है ना, द्विक लवण क्या बोलते हैं, द्विक लवण। जैसे कि समझने का कोशिश करना, K2SO4 × Al2SO4 कितना है, ये 3 है ना। K2SO4 × Al2SO4 × 24H2O। यदि इसको मैं तोड़ूंगा पानी में, जैसे ही इसको घोलूंगा मैं, इसको जैसे ही मैं पानी में घोलूंगा तो ये अपने आयनों में टूट जाएगा। कैसे आयन में टूटेगा, 2K प्लस SO4 2 प्लस 2Al 3 प्लस SO4 2 समझ आ रहा है कि नहीं? अरे 2 ठोक के है तो 2 के है। SO4 में कितना चार्ज रहता है, माइनस चार्ज रहता है। Al2 में कौन सा चार्ज रहता है, 3 चार्ज। तो 2 ठोक है तो 2Al कितना चार्ज रहता है, 3। SO4 में कौन सा चार्ज रहता है, 2 चार्ज। इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, H2O भी, अब H2O में घुला है बोल रहा हूँ ना मैं, तो H प्लस चार्ज अभी चलो कर दिया, और किस में टूट जाएगा, OH माइनस में। तो टोटली देखो ये पूरी तरीके से क्या हो गया, अपने आयनों में विभक्त हो गया। अब ये सब जो है ध्यान समझना, तुम पानी में घोले इसको, तुमको नहीं पता कि ये चीज़ घुला है, ये चीज़ घुला है। अब यानी कि ये सब मिल करके कोई और दूसरा अदर कंपाउंड तो बना सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब ध्यान समझना, जब किसी आणविक यौगिक को पानी में घोलने पर यह आयनों में टूट जाता है और हमको पता नहीं चलता कि ये किसका आयन है। समझ आ रहा है कि नहीं? क्योंकि इसको पानी में घोलोगे तो तुमको थोड़ी पता चलेगा, क्या पता और कोई दूसरा चीज़ को घोलोगे तो भी उसमें तो ऐसा ही आयन मिलेगा ना। समझ आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्लियर कट हो रहा है? ध्यान से समझने का कोशिश करो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे इसको मैं घोला, पानी में घोला, तो ये एकदम अलग अलग में टूट गया ना। अब ये अलग अलग में टूटा है तो मेरे को तो नहीं पता है ये कहाँ से आया। जैसे कि तुम लोग क्या किए, सब लोग अपने अपने घर का पानी लाए, अपने अपने घर का पानी लाए, और यहाँ पास बाल्टी था उसमें सब लोग पानी को डाल दिए। अब मेरे को पता चलेगा कि क्या कि ये इसके घर का पानी है कि इसके घर का पानी है, सब सेम टू सेम हो गया। लेकिन मान लो अलग अलग लोग अलग अलग कोल्ड ड्रिंक लाते, समझ आ रहा है नहीं, तब मेरे को आसानी से पता चलता। क्लियर कट हो रहा है कि नहीं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? मतलब ध्यान समझना, ऐसा आणविक यौगिक, क्योंकि आणविक यौगिक का प्रकार है ना ये, ऐसा आणविक यौगिक जो कि ठोस अवस्था में तो क्या होता है, स्थायी होता है। क्या होता है, स्थायी। लेकिन जैसे ही उसको मैं विलयन अवस्था में लाऊं, मतलब पानी में जब उसको घोल दूं, तो अपने आयनों में क्या हो जाता है, जो आसानी से विभक्त हो जाता है। और विभक्त होने के बाद हमको समझ नहीं आता है कि ये किससे बना था, यानी किस चीज का आयन है। तो ऐसे यौगिकों को क्या बोला जाता है, द्विक लवण। क्या बोला जाता है, द्विक लवण। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन मान लो बाई चांस इसी के जगह मैं
Fe(CN6) है, FeCN6 है, इसको पानी में घोलूंगा, इसको क्या किया, पानी में घोला, तो ये टूटेगा तो किस में टूटेगा, 4K प्लस FeCN6 4 माइनस चार्ज, कितना माइनस चार्ज हो गया, 4। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब ये तो मस्त, एक तो सरल आयन में टूटा और एक जटिल आयन में टूटा, एक सरल आयन में टूटा और एक जटिल आयन। कोई भी आदमी फट से देख लेगा, इसको देखेगा तो अरे ये तो यही होगा, लेकिन इसको देख करके पता चल रहा था क्या, नहीं, क्योंकि ये छोटे छोटे सरल आयनों में बहुत सारे में टूट गया, लेकिन ये टूटा एक सरल में और एक जटिल आयन में, और जटिल आयन को देख करके बता दोगे कि हाँ ये इसका यौगिक है। तो ऐसे यौगिकों को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका संकुल लवण, क्या बोलते हैं, संकुल लवण, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक, क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक, क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक। इसमें ध्यान से समझना, द्विक लवण में अधिकतर कौन सा बंध पाया जाता है, आयनिक बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है, आयनिक बंध। लेकिन याद रखना इस वाले में, क्लियर है कि नहीं, इस वाले में, किसमें, संकुल लवण में आयनिक बंध भी हो सकता है, सहसंयोजी बंध भी हो सकता है, और उपसहसंयोजी बंध तो होगा ही होगा। उपसहसंयोजी बंध, तीनों बंध होता है, उपसहसंयोजी बंध भी होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो ध्यान से समझने का कोशिश करना, मैं क्या बता रहा हूँ, द्विक लवण और एक होता है आपका संकुल लवण। द्विक लवण जो रहता है ठोस अवस्था में स्थायी होता है, लेकिन विलयन अवस्था में क्या हो जाता है, आयन में विभक्त, और इसको क्या लिख सकते हो, ठोस तथा विलयन दोनों अवस्था में स्वतंत्र अस्तित्व होता है। दोनों अवस्था में क्या होता है, इसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, स्वतंत्र अस्तित्व होता है। और मान लो इसको किस में घोलेंगे, जल में, जल में घोलने पर सरल प्लस जटिल दोनों प्रकार के आयन देते हैं, दोनों प्रकार के आयन का निर्माण करता है। क्लियर है कि नहीं। और जटिल आयन के कारण हम लोग आसानी से पहचान डालते हैं कि ये कैसा यौगिक हो सकता है, आपका उपसहसंयोजी यौगिक या संकुल लवण। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, मतलब ध्यान से समझने का कोशिश करो। यहाँ पास इन सब को तोड़ूंगा, इन सब को तोड़ूंगा तो केवल क्या मिलेगा, सरल आयन मिलेगा। क्या मिलेगा, सरल आयन। लेकिन इसको यदि मैं पानी में घोलूंगा तो जटिल आयन भी मिलेगा और सरल आयन भी मिलेगा, दोनों मिलेगा। क्लियर है कि नहीं, समझ आया। तो इसका ठोस अवस्था में बस स्थायित्व होता है, लेकिन इसका ठोस अवस्था में भी और विलयन अवस्था में भी। इसमें केवल आयनिक बंध पाया जाता है, इसमें आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध और उपसहसंयोजी बंध तीनों प्रकार का बंध पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, द्विक लवण का जो भौतिक गुण होता है, भौतिक गुण होता है, ठीक है ना, द्विक लवण का जो भौतिक गुण होता है आयन से भिन्न होता है। आयन से क्या होता है, भिन्न, पर रासायनिक गुण क्या होता है, समान होता है। रासायनिक गुण क्या होता है, समान। मान लो ये जो द्विक लवण है K2SO4 Al2SO4 इंटू 24H2, इसको क्या बोलता हूँ मैं, पोटास एलम। तो पोटास एलम का जो भौतिक गुण होगा पोटेशियम से थोड़ा सा अलग होगा, सल्फेट से थोड़ा सा अलग होगा। कौन सा गुण, भौतिक गुण। लेकिन रासायनिक गुण सदैव क्या होता है, समान। रासायनिक गुण क्या होता है, समान। और इसमें याद रखना कि इसका जो भौतिक गुण है व रासायनिक गुण दोनों क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। मतलब ध्यान से समझना, K4FeCN6 का भौतिक गुण और रासायनिक गुण इससे और इससे टोटली क्या होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन इसमें क्या होता था, इसका जो भौतिक गुण है, ठीक है ना, इसके भौतिक गुण से अलग होता था, लेकिन रासायनिक गुण इसका और इसका सेम टू सेम। क्लियर है ना, समझ आया कि नहीं। कितना अंतर हो गया आपका, 3। कितना अंतर हो गया, 3। पहला ठोस अवस्था में स्थायी होता है, विलयन अवस्था में आयन में विभक्त, ये ठोस और विलयन दोनों अवस्था में स्थायी। फिर दूसरा इसमें आयनिक बंध पाया जाता है, और इसमें आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध और उपसहसंयोजी बंध। इसमें भौतिक गुण आयन से क्या होता है, भिन्न। भौतिक गुण दोनों का क्या होगा, अलग अलग, रंग, ताप, गंध, ये सब वाला जी, MP, BP। लेकिन जो रासायनिक गुण होगा वो इसका और इसका सेम टू सेम। लेकिन इसका भौतिक गुण और विलयन अवस्था में आने के बाद आयन का भौतिक गुण और रासायनिक गुण टोटल क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्या होता है, डिफरेंट। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, इसमें सूत्र में जो अवयवी जितने भी आयन है, ठीक है ना, इसमें जितने भी अवयवी आयन है उनको एक साथ लिखा जाता है। इनके सूत्र में
अवयवी आयनों को, अवयवी आयनों को एक साथ लिखा जाता है, एक साथ लिखा जाता है, एक साथ लिखा जाता है। लेकिन याद रखना उपसहसंयोजी रसायन में उपसहसंयोजी यौगिक को, उपसहसंयोजी यौगिक को कहाँ लिखते हैं? बड़े कोष्ठक के अंदर, बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है, बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से हम लोग द्विक लवण और संकुल लवण दोनों में क्या कर लिए? अंतर भी और पढ़ाई भी कर लिए इसका। ठीक है, कितना अंतर? 1 2 3 4, 1 2 3 4 दोनों का एग्जाम्पल। क्लियर है? 5 हो गया। क्लियर है? 3 नंबर का आता है। ठीक है, तो इतना लिख दोगे पूरा नंबर मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब ये जो कहानी है ध्यान से समझना, ये जो संकुल लवण है, अब हम लोग पूरा चैप्टर में इसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। क्लियर है ना? हमको पूरा स्टडी इसके ऊपर करना है, ना कि उसके ऊपर। उसके बारे में पढ़ लिए पूरा। ठीक है, हमारा जो आगे सहसंयोजी रसायन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है ना, तो किसके बारे में पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। तो अब हम लोग प्रॉपर पढ़ेंगे किसके बारे में? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। तो अब हेडिंग डालो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसहसंयोजी यौगिक, उपसहसंयोजी यौगिक, उपसहसंयोजी यौगिक। ठीक है, ध्यान से समझना। उपसहसंयोजी यौगिक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। K4FeCN6, K4FeCN6 ऐसा है, एक उदाहरण दिया मैं। अब ध्यान से समझने का कोशिश करना। उपसहसंयोजी रसायन की वह शाखा, उपसहसंयोजी रसायन की वह शाखा जिसमें, ठीक है, जिसमें लिगेंड, जिसमें लिगेंड, इसको क्या बोला जाएगा? लिगेंड, लिजेंड नहीं, लिगेंड। ठीक है ना? लिगेंड। ठीक है ना? केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु से, केंद्रीय धातु परमाणु से उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है। यानी इसके बीच में और इसके बीच में कौन सा बंध होगा? उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध किसके मध्य में बनता है? एक लोन पेयर दाता और एक लोन पेयर ग्राही। जहां लिगेंड होता है लोन पेयर दाता और ये क्या होता है? लोन पेयर ग्राही। यहाँ तक क्लियर है? और मैं तुम लोगों को क्या चीज बताया था कि जो लोन पेयर ग्राही होता है, जो लोन पेयर ग्राही होता है वो किसकी तरह व्यवहार करता है? लुईस अम्ल की तरह। और जो दाता होता है वो किसकी तरह व्यवहार करता है? लुईस क्षार की तरह। क्लियर है? और हम लोग ये भी पढ़े थे संकुल यौगिक का निर्माण कौन करते हैं? डी ब्लॉक के तत्व। और डी ब्लॉक के तत्व केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में रहते हैं। कौन से रूप में रहते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु। तो यहाँ पास कौन काम करेगा? डी ब्लॉक के तत्व। तो केंद्रीय धातु परमाणु कौन होते हैं करके पूछेगा तो क्या बताओगे? डी ब्लॉक के तत्व। ये लोन पेयर को क्या कर सकते हैं? ग्रहण। और लोन पेयर देने वाला कोई होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिगेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिगेंड। यहाँ तक क्लियर है? इन सब को एक बड़े कोष्ठक के अंदर रखा जाता है, एक बड़े कोष्ठक के अंदर रखा जाता है। ये जो पूरा एरिया है, जो बड़े कोष्ठक के अंदर का एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं उपसहसंयोजी क्षेत्र, उपसहसंयोजी क्षेत्र, उपसहसंयोजी क्षेत्र। समन्वय सत्ता क्या बोलते हैं? समन्वय सत्ता। ठीक है ना? इसका शासन है, इसका सत्ता है करके बोलते हो ना, तो इसको याद रखना समन्वय सत्ता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समन्वय सत्ता। ये जो नंबर तुमको दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसहसंयोजी संख्या, उपसहसंयोजी संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। और कहाँ पढ़े थे? पहला चैप्टर। ठीक है, जिसमें कोई एक परमाणु के आसपास स्थित टोटल कितने परमाणु होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एक Fe के आसपास कितने हैं? 6। तो इसका समन्वय संख्या कितना है? 6। यहाँ तक क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजी संख्या। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ये जो कोष्ठक के बाहर का क्षेत्र है, इतना एरिया, ठीक है ना, जिसमें आयन उपस्थित है, इसको हम लोग बोलते हैं आयन क्षेत्र। क्या बोलते हैं? आयन क्षेत्र या आयनिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं? आयनिक क्षेत्र। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? क्या बोलते हैं? आयनिक क्षेत्र। समझ आया? तो उपसहसंयोजी यौगिक किसे कहते हैं करके क्वेश्चन आएगा तो क्या बताओगे? ध्यान से समझना। उपसहसंयोजी यौगिक वह यौगिक होता है
जिसमें लिगेंड दाता परमाणु होता है जो कि उपसहसंयोजी बंध द्वारा, ठीक है, जो कि उपसहसंयोजी बंध द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा होता है। उपसहसंयोजी बंध द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? और इसे हम लोग जटिल यौगिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जटिल यौगिक। क्या बोलते हैं? जटिल यौगिक। जब ये जल में घुलेगा, अब ये यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, किस भाग को क्या बोलते हैं? दिमाग में छपा, फिर हम लोग एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे ना आप सबका। यहाँ तक क्लियर है? सबके बारे में 2-2 3-3 लाइन लिखेंगे, ठीक है, तभी तो आगे बढ़ पाओगे ना। पहले तो नॉर्मली जानना जरूरी है, उसके बाद इसका नामकरण सीखेंगे। क्या सीखेंगे? नामकरण। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं सबको? चलो बताओ, उपसहसंयोजी क्षेत्र किसको बोलते हैं? अंदर के एरिया को। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम। क्या बोलेंगे? सेंट्रल मेटल एटम। इसको बोलेंगे लिगेंड। क्या बोलेंगे? लिगेंड। इसको क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना। ये आयनिक क्षेत्र। क्या हो गया? आयनिक क्षेत्र। खत्म है कहानी। मान लो मैं इस K4FeCN6 को किसमें घोल दूंगा? पानी में। किसमें घोल दूंगा? पानी में। चलो भाई पानी में घोलो K4FeCN6। इसको जब मैं पानी में घोलूंगा, पूरा परिभाषा किसी के ऊपर बेस्ड था, तो एक होगा आयनिक क्षेत्र, ये आयनित हो गया, ये टूट गया। और एक क्या होगा? अनायनिक क्षेत्र, जो कि टूटा क्या पूरी तरीके से? नहीं, Fe और CN6 से जुड़ा हुआ ही है। जो आयनिक बंध था वो क्या हो गया? टूट गया। लेकिन जो उपसहसंयोजी बंध है वो बना का बना हुआ है। क्लियर है कि नहीं? तो ये जो तुमको प्राप्त हुआ, ठीक है ना, ये जो कंपाउंड तुमको प्राप्त हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं संकुल लवण। क्या बोलते हैं? संकुल लवण। ये संकुल यौगिक है। संकुल यौगिक है। जब ये टूटा तब इसको क्या बोल रहा हूं मैं? संकुल लवण, या इसी को बोलते हैं संकुल आयन। क्या बोलेंगे? संकुल आयन। क्योंकि इसमें क्या चार्ज लगा है, तो दिमाग में छापना। संकुल यौगिक में चार्ज होगा क्या? नहीं, संकुल लवण में चार्ज होगा। क्लियर ना? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब एक एक करके इनका पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? सबको समझ आया? तो सबसे पहले चलो, हो गया क्या? मिटा दो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु का। केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन, सेंट्रल मेटल एटम। क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर है नहीं? उपसहसंयोजी यौगिक का उदाहरण देता हूँ K4FeCN6 में, ऐसे करके दे रहा हूँ। किसी उपसहसंयोजी यौगिक में उपस्थित वह परमाणु जिसके चारों ओर लिगेंड उपस्थित होता है। ये तो पानी में घुलेगा तो ये तो अलग, तो ये संकुल लवण है। तो इस संकुल लवण के चारों ओर क्या उपस्थित होता है? आपका CN है। क्या है? CN। क्लियर है कि नहीं? ऐसा देखो, कोऑर्डिनेशन, सॉरी, देखो साइनाइड है ना ये। क्लियर है कि नहीं? और ये क्या कर रहा है? लोन पेयर को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। क्या कर रहा है? ग्रहण। यानी कि ये क्या होता है? लुईस एसिड होता है। क्या होता है? लुईस एसिड। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया? ये हो गया केंद्रीय धातु परमाणु। क्या हो गया? केंद्रीय धातु परमाणु। ध्यान समझना, किसी उपसहसंयोजी यौगिक में, ठीक है, किसी उपसहसंयोजी यौगिक में उपस्थित वह परमाणु जिसके चारों ओर कौन से बंध का निर्माण होता है? उपसहसंयोजी बंध, या अपने आसपास चारों ओर किससे घिरा हुआ होता है? लिगेंड से। क्लियर है? तथा जो लोन पेयर को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। ये अधिकतर डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। ये अधिकतर डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। हो गया? दूसरा बात करें क्या? दूसरा है उपसहसंयोजी क्षेत्र। उपसहसंयोजी क्षेत्र। उपसहसंयोजी क्षेत्र, इसका परिभाषा दो करके आगे क्या लिखोगे? उपसहसंयोजी यौगिक का वह भाग जो कि बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। ये बड़ा कोष्ठक है, उसके अंदर छोटा है ना, तो उपसहसंयोजी यौगिक का वह भाग जो बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है, अर्थात जिसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम व लिगेंड, कौन? लिगेंड क्या होता है? उपस्थित होता है, जिसे हम लोग बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उपसहसंयोजी क्षेत्र, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहाँ तक क्लियर है? ये हो गया क्या परिभाषा। तीसरा होता है आयनीकरण क्षेत्र। आयनीकरण क्षेत्र, तो इसका परिभाषा कैसे दोगे? उपसहसंयोजी यौगिक का वह भाग जो जल में घुलकर क्या हो जाएगा? आयनित हो जाएगा। आयनित कौन होता है? K4। कौन होता है? K4। ये जैसे जल में घोलूंगा, इसको पानी में घोलूंगा तो कैसे टूटता है? 4K प्लस प्लस, ये अनायनित भाग है
CN6 4, ध्यान से समझना। तो ये हो गया क्या आपका आयनिक भाग, और ये कौन सा भाग हो गया आपका अनायनिक भाग। क्लियर है कि नहीं। तो वह आयनिक भाग जो कि जल में घुल जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं आयनीकरण क्षेत्र। क्या बोलते हैं आयनीकरण क्षेत्र। तो K4FeCN6 में चलो बताओ ये क्या होगा आपका आयनीकरण क्षेत्र, और ये क्या होगा उपसहसंयोजी क्षेत्र। क्या होगा उपसहसंयोजी क्षेत्र, या उपसहसंयोजी क्षेत्र को हम लोग एक और नाम से बोल सकते हैं अनआयनीकरण क्षेत्र। अनआयनीकरण क्षेत्र, यहां तक क्लियर है। उसके बाद ध्यान से समझना, नेक्स्ट है संकुल या जटिल आयन किसे कहते हैं। संकुल या जटिल आयन किसे कहते हैं। संकुल या जटिल आयन किसे कहते हैं। तो मैं क्या बोला था, ठीक है, ध्यान से समझना। जब किसी उपसहसंयोजी यौगिक को पानी में घोला जाता है तो जो अनआयनित भाग है, जो अनआयनित भाग है मतलब K4FeCN क्या है 6 है, तो इसको जब मैं पानी में घोला तो ये 4K प्लस FeCN6 है, ये 4 माइनस ऐसा टूटा। तो ये जो अनआयनित भाग है जो आयनों में टूटा क्या नहीं, ये बस टूटा, ये बस अलग हो गया, तो ये तो आयनीकरण भाग हो गया। तो ये जो भाग जो कि क्या है आपका उपसहसंयोजी क्षेत्र में है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं संकुल आयन या जटिल आयन। क्या बोलते हैं संकुल आयन या जटिल आयन। यदि इसके ऊपर चार्ज होता है तब बोलते हैं ना, ठीक है ना। और ये जो जटिल आयन होता है वो कितने प्रकार का होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है 3 प्रकार का। यदि इस संकुल पर क्या उपस्थित हो धन आवेश उपस्थित हो, क्या हो धन आवेश उपस्थित हो। क्लियर है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे धन आयनित संकुल। क्या बोलेंगे धन आयनित संकुल। क्या बोलेंगे धन आयनित संकुल। एग्जांपल दे देता हूं, कोबाल्ट है NH3 CONH3, ध्यान से समझना CONH3 6, और ये कौन सा चार्ज लगा इसके ऊपर 3 प्लस चार्ज। प्लस चार्ज है तो कैसा संकुल है ये धन आयनिक संकुल। क्या बोलोगे धन आयनिक संकुल। मान लो माइनस चार्ज हो तो क्या बोलोगे ऋण आयनिक संकुल। क्या बोलोगे ऋण आयनिक संकुल। ऋण आयनिक संकुल। ऋण आयनिक संकुल का उदाहरण ये देख ऊपर वाला है क्या FeCN6, कितना चार्ज लगा है माइनस में 4 माइनस चार्ज। क्लियर है कि नहीं। और एक होता है आपका कैसा संकुल उदासीन संकुल। क्या होता है उदासीन संकुल, जिसके ऊपर कोई प्लस माइनस चार्ज लगा होता नहीं है, उदासीन संकुल। क्लियर है कि नहीं। उदासीन संकुल जैसे कि NiCO4 ये हो गया आपका किसका उदाहरण उदासीन संकुल का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया। ठीक है, तो वह अनायनिक क्षेत्र जिसमें या तो आवेश उपस्थित हो सकता है या नहीं, ठीक है ना, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं संकुल आयन या जटिल आयन। क्या बोलते हैं संकुल आयन या जटिल आयन। अब बात करते हैं हम लोग किसका लिगेंड का। इसका लिगेंड का। लिगेंड, ठीक है, ध्यान समझना। लिगेंड उपसहसंयोजी यौगिक का वह हिस्सा है जो कि लोन पेयर क्या करता है दान देता है। लोन पेयर क्या करता है दान देता है। और कौन से बंध द्वारा जुड़ा रहता है उपसहसंयोजी बंध द्वारा। किसके द्वारा जुड़ा रहता है उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा रहता है। बंध द्वारा जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है। क्लियर है कि उदाहरण दिए थे K4FeCN6 में। ये जो Fe था तो वो तो क्या था सेंट्रल मेटल एटम था, उसके चारों ओर कौन जुड़ा था Cn। कौन जुड़ा है Cn। तो ये जो Cn है वो क्या है आपका लिगेंड है। क्या है लिगेंड है। हमारे कोर्स में बहुत सारे लिगेंड के बारे में बताया है, आवेश के आधार पर उसका वर्गीकरण किया है, लोन पेयर की उपस्थिति के आधार पर वर्गीकरण किया है। तो जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे लिगेंड का वर्गीकरण। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।